हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस प्रिपरेशन। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन एक्वेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग स्टडी क्या करते हैं, रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन का टाइप क्या है और उससे एसोसिएटेड इक्वेशन क्या क्या होते हैं। इस आगे के स्लाइड्स में डिस्कस होगा, लेकिन उससे पहले इसमें एक टॉपिक होता है जिसका नाम है चेंज। तो देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि चेंज होता क्या है। तो देखिए, जो चेंज होता है ये बेसिकली होता है कन्वर्जन। चेंज का मतलब क्या होता है, एक तरह की कन्वर्जन होता है। तो चेंज इज अ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस। तो चेंज को ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को या मैटर को आपस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई आइस है, हमने आइस को जो है हीट कर दिया, वो मेल्ट हो गया। मतलब आइस जो था वो पहले सॉलिड स्टेट में था, बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ भी क्या तरह हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो चेंज का मतलब यहाँ पे देखिए, चेंज के अंदर किसी सब्सटेंस का स्टेट बदल सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे इसका इस फिजिकल स्टेट में चेंजिंग हो सकता है, इन फिजिकल स्टेट। चेंज का सपोज कर लो उसके साइज या शेप में चेंजिंग हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस का जो साइज या शेप है वो बदल सकता है। और चेंज के अंदर उसका कंपोजिशन, तो कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि उसका जो केमिकल फॉर्मूला, जैसे सपोज कर लो हमारे पास वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। ग्लूकोज उसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है। ऐसे शुगर का फॉर्मूला मालूम होगा, C12H22 होता है। तो यहाँ पे देखिए, चेंज का मतलब यहाँ पे किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। उसका फिजिकल स्टेट बदल सकता है, किसी सब्सटेंस का साइज या शेप बदल सकता है, उसका कंपोजिशन या केमिकल फार्मूला बदल सकता है। तो चेंज किसी भी सब्सटेंस को करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन क्या होता है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो चेंज की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हमको चेंज समझना, उसके बाद इसका टाइप समझेंगे कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, और आगे इसके बाद डिफरेंस करेंगे। तो चेंज क्या होता है, एक तरह की कन्वर्जन है। चेंज एक तरह का क्या होता है कि आपस में किसी चीज को कन्वर्ट करना है। किसे कन्वर्ट करना है, सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यहाँ फॉर्म का मतलब उसका साइज या शेप बदल सकता है, उसका स्टेट बदल सकता है, और यहाँ तक उसका कंपोजिशन भी बदल सकता है। तो आगे जो है देखेंगे कि यहाँ पे कब स्टेट बदलता है, किस जो है चेंज के अंदर साइज या शेप बदलता है, किसके अंदर कंपोजिशन बदलता है। तो कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जाम्पल लिया कि हमने कहा कि आइस को हम हीट करते हैं तो क्या होगा कि हमें वाटर मिलेगा। यहाँ पे आइस जो है सॉलिड फॉर्म में है, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। अगेन जो वाटर को हम फिर से फ्रीज करेंगे, मतलब कोल्ड करेंगे, तो हमको आइस मिल जाएगा। तो यहाँ जो चेंज हो रहा है, इसके अंदर देखिए स्टेट बदल रहा है। इसका सॉलिड फॉर्म में था और ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ जो चेंज हो रहा है, इसके अंदर स्टेट बदल रहा है, ठीक है। और ये रिवर्सिबल है, मतलब ये आइस से वाटर में हुआ और आइस से दोबारा ये आइस हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कटिंग ऑफ पेपर है, हमने पेपर को कट कर दिया, कटिंग ऑफ पेपर। अब पेपर जो था उसका साइज रिड्यूस हो गया, मतलब यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास कोई आयरन का डोर है, उसको मैं मॉइस्चर में खुला छोड़ दिया, ओपनली छोड़ दिया, तो क्या करेगा कि मॉइस्चर तो ऑक्सीजन को जो है एब्जॉर्ब करेगा और उसके जो भी एटम होंगे आयरन के, उसको जो है ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। मतलब उसके अंदर रस्ट या जंग लग जाएगा, जिसको मूर्छा कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं चेंज के अंदर आते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया आपका, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, कटिंग ऑफ लेमन वगैरह हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल जो चेंज में हम लोग को डेली लाइफ में दिखते हैं। तो चेंज बेसिकली क्या है, बस एक तरह का कन्वर्जन है किसी भी सब्सटेंस का, जब उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और चेंज किसके अंदर होगा, तो उसके स्टेट में चेंजिंग हो सकता है, उसके साइज या शेप में चेंजिंग हो सकता है, इवन उसके कंपोजिशन मतलब उसके फार्मूला के अंदर भी चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि चेंज का जो टाइप होता है, जो पढ़ते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, उसके डेफिनेशन हम लोग किस एस्पेक्ट में देखेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म को दोबारा से गेन करता है, नहीं करता है। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है, फिजिकल चेंज होता है अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मतलब फिजिकल चेंज ऐसा चेंज है जिसके अंदर कोई नया चीज नहीं बनेगा, मतलब उसके अंदर चेंजिंग तो आ जाएगी। फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, उसका फिजिकल स्टेट बदल सकता है, साइज या शेप बदल सकता है, मतलब फिजिकली चेंज हो जाएगा, लेकिन जो इंटरनली जो उसका केमिकल चेंज है वो नहीं होगा। तो फिजिकल चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इन फिजिकल चेंज नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व, मतलब यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरी
फिजिकल चेंज के बारे में बहुत ही फेमस टर्म्स है जिसको हम कहते हैं कि फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल चेंज में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और साथ ही साथ केमिकल चेंज में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो देखिए हमने बताया कि जो चेंज होता है एक तरह का कन्वर्जन होता है और ये दो टाइप का होता है। अगर हम किसी सब्सटेंस के अंदर जो चेंजिंग कर रहे हैं और फिजिकली हो रहा है, मतलब उसका स्टेट बदल रहा है, उसका साइज या शेप बदल रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है वो फिजिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कर लो उसका स्टेट तो चेंज हो ही रहा है, उसका शेप साइज भी चेंज हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई नया चीज बन रहा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो केमिकल चेंज के अंदर आएगा। और सबसे बड़ी चीज के अंदर पहचान क्या होती है, इसके अंदर जो उसका कंपोजिशन होता है, जो उसका फॉर्मूला होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो देखते हैं फिजिकल चेंज क्या है। तो फिजिकल चेंज होता है चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कि जब भी हम कोई चीज में अगर चेंजिंग करें और उसके अंदर कोई भी नया हमको ना बने, अगर हम किसी चीज के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं और उसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन पा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज। सपोज कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे हमने सपोज कर लिया हमने आइस को मेल्ट किया, तो आइस का जो फॉर्मूला था वाटर का H2O, वही फॉर्मूला वाटर का रह जाएगा H2O, ठीक है। हमने बॉइलिंग ऑफ वाटर में वाटर को बॉइल किया, उसके हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वाटर से क्या बन गया, वो वेपर बन गया। मतलब वाटर पहले क्या था, लिक्विड फॉर्म में था और वेपर किस में हो गया, गैस फॉर्म में हो गया। ऐसे हमने पेपर को कट कर दिया, ठीक है, तो पेपर का साइज तो घट गया, तो साइज तो रिड्यूस हो गया, बट जो पेपर रहेगा उसके अंदर कोई नया मतलब रिएक्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होने पाएगा। तो अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नया चीज ना बने। यही डेफिनेशन का डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस एक्वायर नहीं होने पाता है, किसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर। इसमें देखो इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट है कि इसके अंदर कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, नो केमिकल रिएक्शन। जब भी इसको हम लिखेंगे तो उसके अंदर में कोई रिएक्शन वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिजिकल चेंज के अंदर पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसके अंदर कोई भी नया नहीं बनता है। अगर नया नहीं बन रहा है तो क्या है, फिजिकली, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, क्योंकि क्या होता है कि इसमें 90% केस में तो सब्सटेंस अपने ओरिजिनल फॉर्म को गेन कर लेता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, सपोज कर लो हमने क्या किया कि ग्लास को ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब दोबारा से ग्लास को हम रिगेन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे क्या है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर भी आ सकता है। वैसे नॉर्मली तो रिवर्सिबल के अंदर आता है। तो यहाँ पे ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि अगर किसी चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, ठीक है। नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व, उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूसरी बात देखो ये बोला गया, तो बताया हमने पहले कि जो रिवर्सिबल होता है इसके अंदर ये नेचर, इसका जो नेचर होता है नॉर्मली रिवर्सिबल होता है, क्योंकि इसमें पॉइंट लिखा है इन दिस चेंज सब्सटेंस नॉर्मली एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म अगेन। इसमें जो भी हम चेंजिंग करते हैं उसको ये दोबारा से क्या करता है, जैसे हमने आइस को मेल्ट करके वाटर बनाया था, वाटर को फिर से फ्रीज करेंगे, ठीक है, आइस बन जाएगा। हमने वाटर को बॉइल करके स्टीम बनाया, स्टीम को फिर से कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, कोल्ड करेंगे तो वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 90% केस में सब्सटेंस अपने आप को जो है दोबारा से रिगेन कर लेता है, अपने आप को दोबारा से एक्वायर कर लेता है, तो इसलिए क्या होता है नॉर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन सम केसेस में क्या होता है कि इरिवर्सिबल भी हो सकता है, नहीं होता है। ये पॉइंट हमेशा के लिए फैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लगा है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैक्ट, इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि इसके डेफिनेशन में नहीं होगा चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसके अंदर कोई नया चीज ना बनने पाए उसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। मतलब इसमें कोई सब्सटेंस का फिजिकली चेंज तो होता है, बट उसका जो इंटरनली जो केमिकली चेंज होता है नहीं होने पाता है, उसका कंपोजिशन वगैरह मतलब उसका फॉर्मूला वगैरह बदलने नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है इट इज अ टेम्परेरी चेंज, ये क्या होता है, कुछ टाइम के लिए चेंज होता है, मतलब टेम्परेरी होता है, उसको हम फिर चाहे तो 90% केस में वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया फिजिकल चेंज के बारे में, इसके डेफिनेशन के, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब थोड़ा सा इसका कुछ एग्जाम्पल भी लिख करके देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, और उसी में समझेंगे कि इसमें जो नया सब्सटेंस का जो ठीक इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर इसके अंदर कुछ नया नहीं बनेगा तो फिजिकल के अंदर आएगा। दूसरी बात, इसमें 90% केसेस में क्या होता है कि रिएक्शन अपने आप को दोबारा से एक्वायर कर लेगा, मतलब रिवर्सिबल होगा। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये दोबारा से एक्वायर नहीं कर पाता है, लेकिन नया नहीं बनेगा। अगर नया बन जाएगा तो फिर वो केमिकल के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखिए इससे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं फिजिकल चेंज के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो पहले एग्जाम्पल क्या लिखा है कि मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो आइस का देखिए स्टेट चेंज हो रहा है और ये इसके अंदर कुछ नया नहीं बन रहा है, क्योंकि आइस का देखो जो फॉर्मूला होगा वाटर के लिए केस में सॉलिड फॉर्म में वाटर का H2O होगा, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी होगा। तो इसका देखिए स्टेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई नया मतलब नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है।
ये फिजिकल चेंज के अंदर तो मेल्टिंग ऑफ जो आइस है इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस पहली बात नहीं बन रहा है। दूसरी बात नॉर्मली क्या कर रहा है अपने आप को जैसे आइस से वाटर बनाएंगे, वाटर को फिर से फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज के अंदर आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। दूसरी बात ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। बॉइलिंग ऑफ वाटर के अंदर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी जो वाटर को बॉइल करेंगे तो स्टीम बनेगा। वाटर क्या है लिक्विड फॉर्म में, फॉर्मूला वही होगा H2O होगा। स्टीम भी इसी वाटर के फॉर्म है लेकिन ये गैसेस फॉर्म में होता है, फॉर्मूला क्या होगा H2O होगा। मतलब यहाँ पर भी कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनने पाएगा और ये दोबारा से अपने आप को क्योंकि वाटर को हीट करेंगे, वाटर पे हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा स्टीम बनेगा और जब स्टीम को दोबारा से कंडेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा। ये भी फिजिकल चेंज के अंदर ही आएगा। और एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए फोल्डिंग अ पेपर, जब हम किसी पेपर या कागज को फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने से उसका साइज तो रिड्यूस कर देंगे लेकिन उसको हम दोबारा से फिर से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर कोई रिएक्शन वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगा और ना इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बनने पाएगा। तो ये भी फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। ठीक है, और ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। आगे देखिए जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, वैक्स को हम हीट करेंगे तो मेल्ट होगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो तो फिजिकल के अंदर आता है लेकिन अगर बर्निंग ऑफ वैक्स होता तो केमिकल के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। दूसरी बात ये क्या है, वैक्स को अगर मेल्ट कर रहे हैं तो ठीक है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन उसको दोबारा से कूल करेंगे तो फिर से वैक्स बन जाएगा। मतलब ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब थोड़ा इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, कटिंग ऑफ पेपर। अगर किसी पेपर को कट कर दें तो उसको दोबारा से थोड़ा उसी फॉर्म में लाना मुश्किल है। तो यहाँ पे देखिए पेपर को कट करने से या किसी टेबल को कट करने से कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनेगा, मतलब ये फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। बट ये रिएक्शन कैसा है, इरिवर्सिबल है। इसलिए बताया था कि फिजिकल जो चेंज होता है इसके अंदर डिसाइडिंग फैक्टर क्या हम कैसे पहचानेंगे कि फिजिकल है कि केमिकल है, कि अगर किसी चीज के अंदर कुछ नया नहीं बन रहा है तो इसका मतलब फिजिकल है। ठीक है, शुरुआत में हमने 4 एग्जाम्पल लिखे थे, इसमें कुछ नया भी नहीं बन रहा था और ये साथ साथ क्या था रिवर्सिबल था। लेकिन इसके अंदर भी देखिए, लेकिन जो 5वां एग्जाम्पल लिखा है इसके अंदर क्या है कि ये फिजिकल चेंज के अंदर तो आ रहा है लेकिन ये क्या है इरिवर्सिबल है। तो कभी कभी क्या होता है जो फिजिकल चेंज होता है हमेशा रिवर्सिबल जरूरी नहीं है। कभी कभी जो फिजिकल चेंज होता है ये क्या होता है इरिवर्सिबल भी, मतलब दोबारा से उसको हम अपने आप में उसको दोबारा से एक्वायर नहीं कर पाएंगे। जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जैसे हम ग्लास को जो है पीसेस में तोड़ देंगे उसको दोबारा से जो है लाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितने एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं सब के अंदर क्या है कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखिए कि 90% केसेस में जो फिजिकल चेंज होता है दोबारा से क्या होता है वापस हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर फिजिकल चेंज दोबारा से वापस नहीं हो पाता, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म को दोबारा से गेन नहीं कर पाता। इसलिए जो फिजिकल चेंज है, जो फिजिकल चेंज होता है ये 90% केसेस के अंदर 90% केसेस के अंदर रिवर्सिबल होता है और समटाइम्स दे आर आल्सो इरिवर्सिबल। क्या होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, इसमें जो इसकी डेफिनेशन फिजिकल चेंज की डेफिनेशन होती है उसमें ये बोला जाता है कि जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो फिजिकल चेंज है। बाकी ये भी पॉइंट याद रखना कि ये रिवर्सिबल तो होता ही है नॉर्मली, लेकिन कभी कभी क्या होता है इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से जो फिजिकल चेंज को समझने के लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी इसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह किसी बालून के अंदर एयर को फिल करेंगे, बालून का साइज बढ़ जाएगा, एयर को फिर से हटा लेंगे, बालून थोड़ा ठीक है रिड्यूस हो जाएगा, वो भी फिजिकल चेंज के अंदर आता है। ठीक है, जो इंसान सांस लेता है ब्रीथिंग करता है वो भी क्या फिजिकल चेंज के अंदर आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज कर लो कि मैं शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो एक सोल्यूशन बन गया, वो भी क्या है फिजिकल, क्योंकि उसके अंदर भी कोई नया चीज नहीं बनने पाएगा, वो भी क्या है फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। तो मेनली में क्या देखा, जो फिजिकल चेंज होता है ये टेम्परेरी चेंज होता है नॉर्मली, मतलब 90% केस में क्या होता है टेम्परेरी चेंज होता है। क्योंकि टेम्परेरी इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसके अंदर से क्या होता है ये 90% केसेस में रिवर्सिबल होता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन ये भी बोला जा सकता है कि अ चेंज इन विच सब्सटेंस एक्वायर इट्स ओरिजिनल फॉर्म अगेन इज नोन एज फिजिकल चेंज। लेकिन इसका जो मेन डेफिनेशन बस यही होता है कि फिजिकल चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं फिजिकल चेंज बोलेंगे। इस पॉइंट में देखा कि फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होता है। फिजिकल चेंज नॉर्मली तो रिवर्सिबल होता है लेकिन सम टाइम क्या होता है इरिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, और ये सब एग्जांपल है, इसके अलावा एग्जांपल और बता दिया आपको। इस तरह बालून के अंदर एयर को फिल करेंगे, उसको एयर हटा लेंगे तो फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। शुगर को वाटर डिजॉल्व में करेंगे, ठीक है, या शुगर को हमने ग्राइंड कर दिया, पीस दिया, वो भी क्या है फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। इस इसके एग्जांपल है फिजिकल चेंज के। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, जो फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है या उसका साइज और शेप चेंज होता है, लेकिन उसका केमिकल जो कंपोजिशन है उसका फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा था फिजिकल चेंज के बारे में। अब देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है।
तो जैसे बताया था कि फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज क्या होगा, टेम्परेरी चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता था कि जब भी हम सब्सटेंस को चेंज करते थे तो दोबारा से नॉर्मली क्या होता था, अपने ओरिजिनल फॉर्म को एक्वायर कर लेता था, मतलब एक तरह को रिवर्सिबल नेचर का था 90% केसेस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए उसका जस्ट अपोजिट होगा कि अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे अगर कुछ नया चीज दिख रहा है हमको तो उसको बोलेंगे केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल चेंज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि उसका फिजिकली चेंज तो होगा, मतलब उसका जो बाहरी जो चेंजिंग है, जैसे उसका स्टेट चेंज हो गया, उसका साइज या शेप रिड्यूस हो सकता है, लेकिन यहाँ जो मेन चेंजिंग होगा उसके कंपोजिशन में चेंजिंग होगा। उसका जो फार्मूला है, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, जो उसका केमिकल फार्मूला है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिएक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है, या जो केमिकल फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे बड़ी इसमें पहचान क्या है जो केमिकल चेंज की है, कि केमिकल चेंज के अंदर उसका जो कंपोजिशन, जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो फार्मूला वगैरह है, जैसे वाटर होता है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2 होता है। अगर H2 से चेंज होकर के उसको हम हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दें या ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर दें, तो यहाँ पे एक रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मतलब एक रिएक्शन जो है फॉर्म हो रहा है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस, मतलब चेंजिंग भी दिखेगा और हमको रिएक्टेंट समझ, जो इसके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और उस पार्टिसिपेट करने से कुछ नया सब्सटेंस बनेगा भी, ठीक है। तो यहाँ कुछ नया बनेगा। दूसरी बात ये क्या होता है, नॉर्मली परमानेंट होता है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमने क्या किया कि रस्टिंग ऑफ आयरन की बात, अगर आयरन में जो रस्ट लग गया है और दोबारा से रस्ट वापस आयरन के एटम में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल सपोज कर लो कि हमने पेपर को जला दिया, ठीक है, पेपर को हमने बर्न कर दिया। अब जैसे हम बर्निंग ऑफ पेपर की बात करेंगे, पेपर को हम बर्न करेंगे तो बर्न करने से क्या होगा, उसके अंदर जो पेपर होगा वो ऐश में और हीट में, मतलब ऐश मतलब जो राख होगी और हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे की हम बात करें बर्निंग ऑफ कैंडल की, जब मोमबत्ती को कैंडल को जलाएंगे तो उसमें से क्या होगा कि CO2 गैस और कुछ ना कुछ वाटर वेपर H2O के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये परमानेंट चेंज होता है, मतलब इसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाएगा, मतलब जो सब्सटेंस आपस में पार्टिसिपेट करेंगे उससे जो नया सब्सटेंस बनेगा वो नया सब्सटेंस दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आप लोग को मालूम होगा जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, जो भी हम सब्सटेंस को पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन कराने के, तो बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो केमिकल चेंज होता है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब केमिकल चेंज भी आगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो चेंजिंग हो रहा है, जिसके अंदर हम जो सब्सटेंस को मिला रहे हैं और उससे जो कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, इसमें एक तरह का रिलेशन डेवलप होगा कि हमने क्या मिलाया और क्या बना, ठीक है। इसको एक रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ा जाता है। तो वही लिखा होगा कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। आगे देखिए इन दिस चेंज, जैसे वहां पे लिखा था कि सब्सटेंस एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म फिजिकल चेंज के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनकी जब परमानेंट चेंज है तो इन दिस चेंज सब्सटेंस डज नॉट एक्वायर, इसमें जो सब्सटेंस होता है अपने आप को दोबारा से जो है रिगेन नहीं कर पाता, एक्वायर नहीं कर पाता। किस फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म। तो जिस फॉर्म में, जैसे मान लेते हैं कि हमने पेपर को बर्न कर दिया, वो पेपर जो था ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो ऐश को दोबारा से पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि हमने, जैसे हमने कहा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन में जो रस्ट लग जाएगा, आयरन जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा उसमें ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो जो रस्ट लगेगा वो दोबारा से आयरन में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। ऐसी बर्निंग ऑफ कैंडल है, कैंडल को जला देंगे तो जो भी उसके अंदर कैंडल से, देखिए जो कैंडल के जो केस में जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो तो फिजिकल चेंज में, लेकिन जो कैंडल के अंदर जो भी हाइड्रोकार्बन है, जो उसके अंदर कार्बन है जो ऑक्सीजन के फॉर्म में CO2 गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो दोबारा से कैंडल के फॉर्म में रिगेन नहीं हो पाएगा। तो बर्निंग ऑफ जो कैंडल है वो भी किसके अंदर आता है, इसी के अंदर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, कुकिंग ऑफ फूड हो गया। जैसे इंसान कोई ब्रीथिंग करता है तो अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। तो ब्रीथिंग तो बस ऑक्सीजन को इनहेल और CO2 गैस को एक्सेल करने का प्रोसेस है, लेकिन जो रिस्पायरेशन के अंदर जो फिनोमेना होती है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है तो बॉडी के अंदर CO2 गैस और वाटर बनता है और एनर्जी मिलती है हमको, ठीक है, रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है। तो रिस्पायरेशन प्रोसेस भी इसी के अंदर, इसमें जितने भी एग्जांपल होते हैं केमिकल चेंज के अंदर, और नॉर्मली क्या होते हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल आगे बात करेंगे कि ये भी यहाँ पर मतलब कुछ इसमें एक आध दो केसेस के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस भी देखने को मिलता है। तो सिंपल समझ लीजिए जो केमिकल चेंज होगा इसके अंदर क्या होगा कि इसका जो सब्सटेंस का जो कंपोजिशन होगा, इसका जो फार्मूला वो बदल जाएगा और इसके अंदर कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। दूसरी बात ये परमानेंट चेंज है, क्योंकि इसमें जो चेंजिंग हो रहा है इसके अंदर सब्सटेंस जो है वो दोबारा से अपने फॉर्म को एक्वायर नहीं करने पाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया कि नॉर्मली क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और इसके अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इसके डेफिनेशन तो बस यही है कि चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म,
तो अगर यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ अगर नया सब्सटेंस देखने को मिल रहा है तो समझ जाएंगे कि क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, बाकी इरिवर्सिबल नेचर का ये है, ये परमानेंट चेंज है और इसमें रिएक्शन का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। फिजिकल के अंदर क्या था कि वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनने पा रहा था, वहाँ पे ये टेम्परेरी था, मतलब ये नॉर्मली क्या था कि अपने आप को दोबारा से एक्वायर करने लेता, जैसे मैंने बताया आपने आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे, वाटर दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो सकता है। उसके अंदर कोई भी रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और उसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो अपने आप को ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट कर लेता है। मतलब वहां पे जो प्रोसेस था नॉर्मली क्या था, रिवर्सिबल प्रोसेस था, लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ा उसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आइए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है केमिकल चेंज का। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन लिखा है। ठीक है, तो आयरन देखिए जब भी मॉइस्चर के साथ, आयरन को जब भी हम, जैसे आयरन ओर है तो उसको हम खुला छोड़ देंगे तो मॉइस्चर क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और उसका जो पार्टिकल, उसका जो इसका एटम होता है, जो आयरन का एटम होता है वो आयरन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है, मतलब उसको रस्ट बोलते हैं, उसको जंग या मूर्छा बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर देखिए जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और एक नया सब्सटेंस बना रहा है जिसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड या रस्ट है। अब यहाँ पे अगर देखिए, अगर आयरन के अंदर अगर रस्ट लग गया है तो उसके जितने भी एटम रस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोबारा से आयरन के अंदर वापस नहीं आने पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे जो पीछे में बताया था कि जो केमिकल चेंज होता है इसके अंदर क्या होता है कि कुछ नया सब्सटेंस बनता है। तो यहाँ देखिए आयरन है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में कन्वर्ट हुआ, अब एक नया सब्सटेंस क्या बना, रस्ट, मतलब इसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें जितना भी है इसके अंदर कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बनता है और इसके अंदर जो नॉर्मली क्या होता है कि अपने आप को दोबारा से एक्वायर नहीं करने पाता है। जैसे यहाँ पे आयरन के केस में देखा, जो रस्ट बन रहा है एक नया सब्सटेंस बन रहा है और ये नॉर्मली का दोबारा अपने आप को वापस नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए बर्निंग ऑफ पेपर का केस हो सकता है, पेपर को जलाएंगे तो पेपर को बर्न करने से उसके अंदर क्या बनेगा, पेपर जब बर्न होगा तो ऐश बनेगा और प्लस में क्या होगा, CO2 गैस भी निकलेगी, साथ ही साथ कुछ ना कुछ हमें हीट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, इस तरह से इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में लिख पाएंगे। इधर हमने जो पार्टिसिपेट किया उसको हम रिएक्टेंट के फॉर्म में बोलेंगे, जो हमको नया सब्सटेंस बनेगा मिलेगा उसको क्या बोलेंगे कि प्रोडक्ट हमारा। ठीक है ना, दूसरी बात, अगर ये प्रोसेस एक ही तरफ हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो नॉर्मली तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ भी क्या होता है कि केमिकल चेंज के अंदर भी नया सब्सटेंस बनता भी है और साथ ही दोबारा अपने आप को वापस रिगेन भी कर लेता है, अपने आप को दोबारा वापस से एक्वायर भी कर लेता है। तभी लास्ट में एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे इरिवर्सिबल के साथ साथ ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बस इसके अंदर डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, केमिकल चेंज आर दोस चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसका कुछ अगर नया बन रहा है और केमिकल रिएक्शन के इन्वॉल्वमेंट है तो उसको बोलेंगे कि केमिकल चेंज के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे देखिए जो कैंडल लिखा हुआ है, जिसको कैंडल को बर्न नहीं करेंगे तो कैंडल बेसिकली क्या होता है, तरह के हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं CXHY लिख दिया। जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो हमेशा क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस, हमने पेपर को बर्न किया था, पेपर को हम, ठीक है, जब उसको बर्न करेंगे तो किसके साथ वो कंबाइन होकर के जलेगा, तो ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होकर जलेगा। ठीक है, वैसे जब कैंडल है, जब कैंडल को बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होगा, मतलब यहाँ पे जो बर्निंग प्रोसेस होगा तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो लाइफ में जितना भी बर्निंग प्रोसेस होता है वो सब में ऑक्सीजन क्या है, नेसेसरी है, कंपलसरी है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंबस्शन प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए जब कैंडल को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर हमको CO2 गैस मिलेगा। ठीक है, प्लस में जो है कुछ वाटर वेपर, कुछ हमको वाटर के फॉर्म में जो है मॉलिक्यूल मिलेगा, उसको बोलते हैं वाटर वेपर बोलते हैं, प्लस में कुछ हीट वगैरह भी निकलेगी। तो दोनों के केस में कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज के अंदर है और ये नॉर्मली क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है। ठीक है, ऐसे देखिए रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्रूट अगर एक बार राइप हो जाएगा तो उसको हम दोबारा से जो है ओरिजिनल फॉर्म में गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस ही बन रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड हो या कुकिंग ऑफ फूड हो, इसको भी दोबारा रिगेन नहीं कर सकते हैं। रिस्पायरेशन जैसे बताया हमने कि रिस्पायरेशन क्या होता है कि बॉडी में होने वाला प्रोसेस है, तो इसमें जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और CO2 गैस बनता है, साथ ही साथ वाटर बनता है। ठीक है, H2O बनता है, प्लस में एनर्जी निकलती है। फर्मेंटेशन एक तरह का प्रोसेस होता है, तो फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी सोल्यूशन है, शुगर का सोल्यूशन है, सुक्रोज है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे जो हम लोग विनेगर बनाते हैं, ठीक है, या फिर अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, तो नॉर्मली इसी प्रोसेस से बनाते हैं, किससे, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस ही बनेगा। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये था कि केमिकल चेंज अगर होगा तो उसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और नॉर्मली तो ये क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि अ चेंज इन व्हिच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसके अंदर कोई नया चीज बनेगा तो केमिकल चेंज है।
दूसरी बात, इसके अंदर हमेशा केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करेगा और कुछ नया सब्सटेंस बनेगा। तो जो पार्टिसिपेट करेगा वो किसके अंदर आएगा, रिएक्टेंट के अंदर, मतलब वो रिएक्टेंट में बोला जाएगा। और जो हमको नया सब्सटेंस मिल रहा है वो किसके अंदर आएगा, प्रोडक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। और जब उसी को हम एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तरह क्या होता है, केमिकल चेंज को ही रिप्रेजेंट करने क्या होता है, मेथड होता है। और जब उसी रिएक्शन को हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आगे की हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल होगी, इस तरह से एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। कि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें जितने भी कंपोजिशन मिलते हैं, हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो CO2 बन गया, ठीक है। हमने H2 और O2 को आपस में कंबाइन कर दिया तो वाटर बन गया। अब थोड़ा सा इसमें एग्जांपल कुछ देखते हैं कि जो क्या होता है, केमिकल चेंज में तो आता है, तो उसके अंदर नया सब्सटेंस तो बनेगा, लेकिन वो इरिवर्सिबल ना होकर के रिवर्सिबल है, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि केमिकल चेंज क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि रिवर्सिबल, से बताया था जो फिजिकल चेंज था वो नॉर्मली क्या था, रिवर्सिबल था, टाइम तो इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो वैसे केमिकल चेंज के कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि यहाँ तो नॉर्मली क्या था, इरिवर्सिबल था, कि केमिकल का चेंज होगा तो कुछ नया सब्सटेंस बनेगा और वो दोबारा से नॉर्मली वापस अपने आप को रिजल्ट फॉर्म में नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जो केमिकल चेंज है वैसे यहाँ पर भी कंडीशन है कि नॉर्मली तो क्या था, इरिवर्सिबल था, लेकिन सम टाइम्स ये क्या होता है, रिवर्सिबल भी हो सकता है। यहाँ एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये अमोनिया गैस का फॉर्मूला है, ये किससे मिलकर बनता है, नाइट्रोजन और H2 गैस है, ठीक है। तो दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं, आगे पढ़ेंगे हाई स्कूल में, ये हैबर प्रोसेस से मेथड होता है। तो जो N2 और H2 को हम आपस में कंबाइन करते हैं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में कंबाइन करते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। अगर इसको हम दोबारा से इसी जो है कंडीशन में वापस ले जाएं तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ठीक अलग हो जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है और जो प्रोडक्ट है दोबारा से फिर से जो है कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट के अंदर। इसलिए यहाँ पे देखो रिवर्सिबल साइन लगा हुआ, मतलब डबल एरो लगा हुआ है कि इधर से इधर प्रोसेस भी होगा, ठीक है, लेफ्ट से राइट भी होगा और राइट से लेफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए H2 और I2, H2 क्या हाइड्रोजन है, I2 क्या आयोडीन है, जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं, ठीक है। और ये दोबारा से जो है इसको हम H2 और I2 को अलग भी कर सकते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू। तो केमिकल चेंज के अंदर क्या क्या, केमिकल चेंज नॉर्मली क्या होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। इसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बन जाएगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट इधर वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ केसेस में जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में क्या था, पॉइंट था कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, और हमने साथ साथ दोनों के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट देखे जो दोनों के बीच में डिफरेंस बनेंगे आगे, ठीक है। यहाँ से देखिए डिफरेंस भी कर सकते हैं। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल के अंदर क्या होता है कि ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बनता है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी चेंज के अंतर्गत आता है और जो केमिकल चेंज वो किसके अंदर में आता है, परमानेंट चेंज के अंदर आता है, ठीक है। आगे देखा जो फिजिकल चेंज होता है, जो सब्सटेंस होता है वो नॉर्मली अपने ओरिजिनल फॉर्म को गेन कर लेता है, लेकिन जो केमिकल चेंज है इसमें जो सब्सटेंस है वो नॉर्मली अपने ओरिजिनल फॉर्म को गेन नहीं कर पाता है। इसलिए फिजिकल जो चेंज नॉर्मली क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, और केमिकल चेंज क्या है, नॉर्मली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। आगे भी देखेंगे कि जो फिजिकल चेंज होता है उसके अंदर मास में चेंजिंग नहीं होता है, जो केमिकल चेंज के अंदर मास में क्या होता है, चेंजिंग होता है। और आगे ये भी देखेंगे जो फिजिकल चेंज होता है उसमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, केमिकल चेंज के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तुमने ये देखा फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में, आगे इसके आगे स्टडी करेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो आई होप सब आप लोग क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंज है उसका एग्जांपल क्या है, केमिकल चेंज है उसका एग्जांपल क्या है, किसमें केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा, किसमें नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ तुमने साइन बताया है कि अगर ये डबल एरो लगता है तो इसका मतलब होता है रिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो दोबारा से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। लेकिन अगर ये सिंगल एरो, इसका मतलब क्या है कि इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल साइन बोलते हैं, कि जहाँ पे कोई रिएक्शन या कोई चेंजिंग जो है इरिवर्सिबल नेचर का हो रहा है तो वहां पे इस सिंबल का, इस साइन का यूज करते हैं, सिंगल एरो का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है इसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। तो इसका डिसाइडिंग फैक्टर हमारा ये सिंबल नहीं है, मतलब ये जो सिंबल होता है नॉर्मली इसी से लोग बताते हैं कि जो फिजिकल चेंज होता है वो अपने आप को दोबारा से एक्वायर कर लेगा, केमिकल चेंज दोबारा से एक्वायर नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसी बात, जो फिजिकल चेंज होता है 90% केस के अंदर रिवर्सिबल होता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ऐसे ही केमिकल चेंज के साथ है, जो केमिकल चेंज होता है वो क्या होता है 90% केस के अंदर क्या होता है, इरिवर्सिबल नेचर का होता है। सम टाइम क्या होता है रिवर्सिबल भी, जैसे यहाँ पे देखिए हो सकता है, ठीक है। तो इसका डिसाइडिंग फैक्टर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होना नहीं है, बल्कि क्या है कि फिजिकल चेंज आर दोस चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। और केमिकल चेंज
आर दोस चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, तो आगे इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है, और फिर आगे देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन इसी से एसोसिएट होगा केमिकल चेंज के अंदर ही, कि जो केमिकल चेंज को हम किसी इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, किसी लैंग्वेज के फॉर्म में उसको हम बता पाएंगे कि हमने क्या पार्टिसिपेट किया, उसमें से क्या नया बना, तो उसी को बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और उसी रिएक्शन को हम सिंबल की फॉर्म में लिख देंगे तो बोलेंगे केमिकल इक्वेशन है। आगे की वीडियोस में देखेंगे कि दोनों में जो है डिफरेंस ऑफ उसका टाइप भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है उसकी भी आगे जो है वीडियोस में ट्रिक देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।